स्वागत है आप सभी का प्रयास एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग यूपीएसआई के जो पॉलिटी के सेक्शंस से जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, हम उनकी सीरीज़ लेकर आए हैं कि आप ये देखिए कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या जो आपको कंटेंट मिल रहा है वो पिछले परीक्षाओं से और आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण रह सकता है। ये हम पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों के आधार पर हम लोग कहीं ना कहीं जान सकते हैं। तो जैसे कि समय ना बर्बाद करते हुए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे हमने कल इस क्वेश्चन पे चर्चा की थी कि निम्नलिखित में से किसके वेतन और भत्ते का भुगतान भारत की संचित निधि द्वारा किया जाता है। तो इसको हम लोगों ने कल जाना था कि भारत में संचित निधि द्वारा जो भारित वेतन होते हैं और भत्ते होते हैं वो किस किस के लिए कहीं ना कहीं प्रभावी होते हैं। तो इसका हम लोगों ने कहीं ना कहीं पूरा विश्लेषण कर लिया था। आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन जो आपका मिल रहा है यहाँ पर, वो पहला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, आपसे बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए या उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ से पेश किया जाता है। पहली बात तो आप मुझे ये बताओ कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव आएगा वो कहाँ पे पेश किया जाएगा। जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए जब प्रस्ताव लाया जाता है तो राष्ट्रपति को जब हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है तो लोकसभा या राज्यसभा कोई ला सकता है। लोकसभा भी ला सकती है, राज्यसभा भी ला सकती है। दोनों सदनों में से कोई भी लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से कोई भी राष्ट्रपति को हटाने के लिए कहीं ना कहीं महाभियोग जैसी कहीं ना कहीं प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव ला सकता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया ही उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कहीं ना कहीं अपनाई जाती है। लेकिन महाभियोग प्रक्रिया जब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए अपनाई जाएगी तो ये कहीं ना कहीं प्रस्ताव जो आएगा क्या लोकसभा से आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि भाई उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन होता है? पदेन सभापति होता है। ध्यान देना, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये राज्यसभा का कौन होता है? पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। एक चीज ध्यान रखना, ये राज्यसभा का जो है ये सदस्य नहीं होता है। ये राज्यसभा का कौन होता है? पदेन सभापति होता है। राज्यसभा में एक अध्यक्ष की भूमिका के रूप में कहीं ना कहीं कार्य करता है और यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यदि कभी उपराष्ट्रपति को अगर हटाना पड़ जाएगा तो इसको हटाने के लिए जो प्रस्ताव कहीं ना कहीं पेश किया जाएगा तो वो कहां पेश किया जाएगा? राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, केवल लोकसभा में? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकसभा में इसको कहीं ना कहीं हटाने के लिए प्रस्ताव यहां पर नहीं पेश किया जाएगा। लोकसभा इसका प्रस्ताव यहां पेश नहीं किया जाएगा। या तो लोकसभा या राज्यसभा, नहीं, या तो लोकसभा या राज्यसभा। देख लेते हैं, राज्यसभा में किया जाएगा, केवल राज्यसभा में। यस, ये आंसर सही है। क्या आंसर इसका? केवल राज्यसभा में, संसद की संयुक्त बैठक में नहीं। जो आपके ये ऑप्शन है, इन ऑप्शन में देखो, ऑप्शन तीसरा जो आपका दिख रहा है वो क्या है? केवल राज्यसभा में ही उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जा सकता है। राज्यसभा के अलावा राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव दूसरे सदन अर्थात लोकसभा में नहीं लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो जब ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता तो राज्यसभा में क्या मत डालने का अधिकार उपराष्ट्रपति को होगा? बिल्कुल नहीं। भारत में उपराष्ट्रपति जो है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो यही राज्यसभा का पदेन सभापति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तब इस व्यक्ति को वहां कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। क्लियर होता है? तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने क्लास में बहुत अच्छे से जाना है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप देखते हैं कि ये पेपर में आया था 29/11/2021 में कहीं ना कहीं पूछा गया था। ये क्वेश्चन पहली पारी में आया था। ये क्वेश्चन क्लियर होता है। ये क्वेश्चन आगे अगर हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन है आपका, आयकर की गणना के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वर्ष अप्रैल के पहले दिन से शुरू होने वाले और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले 12 महीने की अवधि में को जाना जाता है
अर्थात ये पूछ रहा है कि जो आयकर की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, आयकर की बात कर रहा है। और इसको कहीं ना कहीं आपसे पूछ रहा है कि आयकर की गणना के प्रयोजन के लिए, इतना समझ लो, आयकर की जब इनकम टैक्स की गणना का जो प्रयोजन होता है तो उस प्रयोजन के लिए प्रत्येक वर्ष में, कब, अप्रैल के पहले दिन से, और अप्रैल के पहले दिन से और अगले वर्ष के कौन से, 31 मार्च। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब साफ साफ आपका आंसर इस क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं दे दिया है इसने, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कहीं ना कहीं इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आप आंसर दीजिए। तो पहली बात तो बताओ, अप्रैल के पहले दिन की बात कर रहा है, तो अप्रैल के पहले दिन की बात कर रहा है तो क्या कह रहा है ये, 1 अप्रैल। किसकी बात कर रहा है, 1 अप्रैल। और फिर क्या बात कर रहा है, 31 मार्च। किसकी बात कर रहा है, 31 मार्च। 1 अप्रैल की बात कर रहा है और 31 मार्च की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आयकर की गणना के लिए प्रयोजन जो किया जाता है वो 1 अप्रैल और 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के मध्य किया जाता है। ये जो है ये पूरा 12 महीने की अवधि को हम किस रूप में कहीं ना कहीं जान सकते हैं। अब इस 12 महीने की अवधि को हम क्या कह सकते हैं, शून्य वर्ष कह सकते हैं। शून्य वर्ष, ये हमारा शून्य वर्ष जो है ये इससे संबंधित है ही नहीं। पहली बात, शून्य वर्ष जो है ये हमारा इनकम टैक्स से, आयकर से संबंधित, ये हमारा जो है इनकम टैक्स से संबंधित है ही नहीं। ये जो शब्दावली है शून्य वर्ष, तो इनकम टैक्स से जब संबंधित नहीं है तो शून्य वर्ष का कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। दूसरा बोल रहा है निर्धारण वर्ष। निर्धारण वर्ष बिल्कुल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक निर्धारण किया जाता है। किसका निर्धारण किया जाता है, इसी के प्रयोजन का निर्धारण किया जाता है। गणना करके कहीं ना कहीं आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। अगर आंकड़े एकत्र किए गए हैं तो अगर मार्च में आंकड़े एकत्र मिलते हैं तो ये आंकड़े पिछली साल के होते हैं, अर्थात 2024 के आंकड़े 31 मार्च तक कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, एकत्र करके फिर इस पे कहीं ना कहीं अपनी कहीं ना कहीं इस अवधि को स्पष्ट करते हैं। ये पूछ रहा है आपका दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, निर्धारण वर्ष। और ये निर्धारण वर्ष ही होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम लोग कहीं ना कहीं इनकम टैक्स का निर्धारण करते हैं। क्लियर हुआ, आंसर तो इसका यही सही होने वाला है। आगे देख लेते हैं, लेकिन बाई चांस कुछ और हो। आगे बोल रहा है ग्रेगोरियन वर्ष, ये आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैलेंडर है। ये आपका क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। ये कैलेंडर वर्ष आपका कब से शुरू होता है, 1 जनवरी से शुरू होता है। कब से, 1 जनवरी से शुरू होता है और आखिरी दिसंबर की आखिरी तारीख जो होती है वो 31 दिसंबर तक कहीं ना कहीं चलता है। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा एक कैलेंडर वर्ष होता है। इसका मतलब क्या होता है, शून्य वर्ष का संबंध हमारा इनकम टैक्स से है नहीं। ये जो होता है ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का कहीं ना कहीं जो वार्षिक वर्ष होता है ये वो है। तो बचा हुआ आपका कौन सा बच गया, आपका निर्धारण वर्ष बच गया, कि इनकम टैक्स का निर्धारण जो पूरे वर्ष कहीं ना कहीं आपकी इनकम पर किया जाता है वह तारीख आपकी कब से जोड़ी जाती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य पूरा कहीं ना कहीं काउंट किया जाता है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख रहे हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में राज्यपालों के पारिश्रमिकों और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। ये क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, ये पूछना चाह रहा है एक राज्य में राज्यपालों के पारिश्रमिक और सेवा शर्तों के बारे में कानून जो बनाने का अधिकार है वह अधिकार किसके पास है। पहला दे रहा है केवल राज्य विधायिका के पास है, दूसरा दे रहा है आपका भारत के प्रधानमंत्री के पास है, तीसरा दे रहा है संसद और राज्य विधायिका दोनों के पास है, चौथा दे रहा है केवल भारतीय संसद के पास है। तो ध्यान दो, राज्य में राज्यपालों के पारिश्रमिकों की बात कर रहा है और सेवा शर्तों की जब बात करेगा तो जब इसकी बात करेगा तो ऐसी स्थिति में एक राज्य में जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, एक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका मतलब राज्यपाल किस राज्य में किसको भेजा जाएगा राज्यपाल बना करके, ये सलाह कौन देता है, प्रधानमंत्री देता है। कौन देता है, प्रधानमंत्री सलाह देता है। किसको देता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है ना। तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति राज्य में करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति कहां करता है, राज्य में करता है। तो राज्य में जब राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो इसके वेतन भत्ते जो होते हैं ये सारे के सारे कहां से दिए जाते हैं। जैसे हमने संचित निधि की बात बताई थी कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते कहां से दिए जाते हैं, किस संदर्भ में दिए जाते हैं। चलो आगे बात करें हम लोग, तो हमने बोला एक राज्य में राज्यपालों के पारिश्रमिक
और सेवा शर्तों के बारे में, क्या क्या उनकी सेवाएं होंगी, क्या क्या उनके शर्तें होंगे, कैसे उनको अधिकार दिए जाएंगे। ये एक राज्य का मुखिया जरूर होता है, एक ये राज्य का मुखिया जरूर होता है, लेकिन यह एक केंद्र की इकाई का ही तो अंग होता है। इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। तो इसके बारे में सारी सुख सुविधाओं का और इसके बारे में वेतन वेतन का निर्धारण करना, इसके बारे में जितने भी यहां पर पारिश्रमिक और सेवा शर्तें होंगी, इनके बारे में क्या केवल राज्य विधायिका? बिल्कुल नहीं। क्या भारत के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं कर सकते, लेकिन अकेले नहीं करेंगे। फिर क्या है? संसद और राज्य विधायिका दोनों, संसद और राज्य विधायिका, संसद तो कर सकती है लेकिन राज्य विधायिका यहां पर बिल्कुल नहीं करेगी, इसलिए यह वाला ऑप्शन गलत हो गया। चौथा ऑप्शन आपका बचा है केवल भारतीय संसद, बिल्कुल यही वाला आपका आंसर सही है। बाकी ये सारे आंसर आपके कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। कि जो राज्यपाल के पारिश्रमिक और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार जो है, ये राज्य की विधान सभा के पास बिल्कुल नहीं है। राज्य के विधानमंडल में इसके लिए कोई कानून बनाया नहीं जा सकता है। क्यों? अगर इसके लिए राज्य की विधानमंडल में कानून बनाया जाना शुरू कर दिया गया तो राज्यपाल जो है ये क्या फिर तो दबाव में आ जाएगा ना, कि कानून बनाकर कभी भी राज्यपाल के विरुद्ध कोई भी कहीं ना कहीं एक विधि बना देंगे। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाएगा राज्य में? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसलिए राज्यपाल के लिए कोई भी कानून अगर बनेगा तो कहां बनेगा? वह संसद में बनेगा। कहां बनेगा? संसद में बनेगा। ये क्वेश्चन देखो यूपीएसआई में कब पूछा गया? 21 तारीख को पूछा गया था, ठीक है ना। सारे के सारे क्वेश्चन इसमें जितने भी हैं ये आए हुए क्वेश्चन हैं, इन्हीं पर हम लोग कहीं ना कहीं चर्चाएं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखें अगर हम लोग, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत में लोकसभा और राष्ट्रीय विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रहा है कि भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ये आपसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता या न्यूनतम आयु नहीं पूछ रहा है, ये आपसे लोकसभा का सदस्य या राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु नहीं पूछ रहा है। अगर यहां पर राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की आयु होगी तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। मतलब हम जैसे लोगों के बारे में पूछ रहा है, ये सदस्य के बारे में नहीं पूछ रहा है कि अगर आप विधायकों को वोट देते हैं या आप सांसदों को वोट देते हैं तो आपकी आयु कितनी पूरी होनी चाहिए कि आप वोट देने के पात्र हो, अर्थात आपका वोटर आईडी कार्ड बन गया हो, आप कहीं ना कहीं वयस्क हो गए हो। ऐसी स्थिति में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु भारत में कितनी निर्धारित की गई है? तो भारत में वर्तमान में कितनी है? 18 वर्ष है। पहले ये 21 वर्ष थी। पहले कितनी थी? पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। इसको घटा करके हमने कितनी कर दी? 18 वर्ष कर दी। इसको घटाकर हमने कितनी कर दी? 18 वर्ष कर दी। किस संविधान संशोधन द्वारा? 61वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा? ये प्रावधान कब किया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 में। 1989 को कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 61वां संविधान संशोधन हुआ। इस 61वें संविधान संशोधन में मतदाता की आयु अर्थात वयस्कता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 21 वर्ष से घटाकर हमने 18 वर्ष कर दी। अर्थात वर्तमान में एक वोट डालने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं। ये 20 तारीख में पहली पारी में पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में पूछा गया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा और खाली स्थान, क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा और ये खाली स्थान है, खाली स्थान शामिल है। क्या कहना चाह रहा है कि ये आपको क्वेश्चन सिर्फ यहां से इतना पकड़ लेना है। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा और खाली स्थान शामिल है। राज्यसभा और खाली स्थान शामिल है किसमें? भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में। दो चीजों को पकड़ो भाई, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद में, भारत की संसद में, इतना। भारत की संसद में
राज्यसभा और खाली स्थान, यहां पर क्या फिल इन द ब्लैंक्स है, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहली बात यह है, आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि अगर संसद की बात कर रहा है तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 7-9, आर्टिकल 79 में किसका प्रावधान है, आर्टिकल 79 में संसद है। और संसद जो है ये संसद के सदन कितने होते हैं, दो होते हैं। संसद के सदन कितने होते हैं, दो होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है हमारा राज्यसभा और दूसरा हमारा कौन सा होता है, लोकसभा होता है। दूसरा कौन सा होता है हमारा, लोकसभा होता है। ये क्या हो गए, दो सदन हो गए। ये क्या हो गए, संसद के दो सदन हो गए, सदन हो गए। क्लियर हुआ। संसद के सदन कितने होते हैं, संसद के सदन दो होते हैं। लेकिन संसद के अंग कितने होते हैं, अंग। तो जब आपसे अंग पूछेगा जब आपसे, तो इसके अंग कितने होते, 3। और कौन एक और मिला दो, राष्ट्रपति को मिला दो। जब राष्ट्रपति आ जाएगा तो इसके अंग कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और जब सदन की बात करेगा तो सदन कितने होते हैं, 2 होते हैं। और जब इन तीनों की बात करें तो ध्यान देना, तो अब क्या बन गई है, जब क्या हो, जब राज्यसभा हो, लोकसभा हो और राष्ट्रपति हो, तो क्या बन जाएगी, तभी बन जाएगी हमारी संसद। संसद इन तीनों के मिलने से बन जाती है। क्लियर हुआ। कौन कौन से, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के मिलने से क्या बनती है, संसद। तो यहां पर आंसर क्या होना चाहिए, भारत की संसद में राज्यसभा तो हो गया, राज्यसभा मिल गया। अब यहां पर क्या ऑप्शन होना चाहिए, अब यहां पर लोकसभा और राष्ट्रपति, यहां पर क्या होना चाहिए, लोकसभा या राष्ट्रपति शामिल हो जाएगा, तब संसद कहीं ना कहीं बन जाएगी। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन, ये परीक्षा में कब पूछा गया, 17 तारीख को पूछा गया यूपीएसआई में, 2021 के कहीं ना कहीं शिफ्ट में पूछा गया था। तो यहां पर देखेंगे पहला ऑप्शन, पहला क्या दे रहा है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति बिल्कुल हो सकता है। मंत्रिमंडलीय सचिव, मंत्रिमंडल के सचिव का यहाँ क्या काम है, भारत के उपराष्ट्रपति, इसका क्या काम है यहाँ पर, महान्यायवादी, इसका भी कोई काम नहीं। इसका मतलब इस वाले ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, सही कर देंगे। अगर यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के साथ साथ यहाँ लोकसभा भी होता तब भी हमारा आंसर सही हो जाता। तो यहाँ पर आपने देखा कि संसद जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद है, आर्टिकल 7-9 में संसद है। किस अनुच्छेद में राज्यसभा है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा है। किस अनुच्छेद में लोकसभा है, आर्टिकल 81 में क्या है, लोकसभा है। क्लियर है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा है और अनुच्छेद 7 और 9 में क्या है, संसद है। तो अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है। तो यहां पर ध्यान रखना, संसद के आधार पर जब ये क्वेश्चन बनेगा तो कैसे कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसके पास है। ये देखो दरोगा की भर्ती में पूछा गया, 16 तारीख को पूछा गया ये पेपर। ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये कौन सी तारीख को पूछा गया है, ये क्वेश्चन हमारा 16 तारीख को पूछा गया है। और 16 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, अखिल भारतीय सेवाएं, पहली बात, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार किसके पास है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार जो है ये किसके पास है, इसका आंसर है आपका, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार राज्यसभा के पास है। किसके पास है, राज्यसभा के पास है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसके पास है बेटा, राज्यसभा के पास है। किसके पास है, राज्यसभा। मतलब अगर किसी भी सेवा को अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित करना है, किसी भी सेवा को अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित करना है, तो अगर आपको अखिल भारतीय सेवा में किसी सेवा को सम्मिलित करना है तो प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से आएगा। प्रस्ताव जो है वो कहां से आएगा, राज्यसभा से ही आएगा और राज्यसभा में ही इसको पारित किया जाएगा। इसलिए बोला गया अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो होता है उसका अधिकार किसके पास होता है, राज्यसभा के पास होता है। वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आपका IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। नंबर 2 पे आपका IPS है, इंडियन पुलिस सर्विस है। और नंबर 3 पे आपका IFS है। तो IFS जो है ये फॉरेस्ट वाला नहीं है, ये फॉरेस्ट वाला है, ये फॉरेन वाला नहीं है। IFS जो है ये फॉरेस्ट वाला है, फॉरेन वाला नहीं है। ध्यान रखना इसको कब सम्मिलित किया गया, इसको हम लोगों ने अखिल भारतीय सेवाओं के तहत इसको कब सम्मिलित किया है, 1966 में। कब किया गया इसको, 1966 में अखिल भारतीय सेवाओं के तहत इसको हमने शामिल किया है। पहले ये क्या था,
पहले ये क्या था, पहले ICS था, और पहले ये क्या था, पहले ये IP था, पहले ये क्या था, IP था, और आज की डेट में इस IP से IAS बनाया, और इस ICS से हमने IAS बनाया, और इस IP से हमने IPS बनाया, और इसको हम लोगों ने 1966 में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में राज्यसभा में कहीं ना कहीं इसको पारित करवाया, प्रस्तावित करवाया, और 1966 से IFS हमारा कहीं ना कहीं अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आता है। वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं जो है वो कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी, IAS, IPS और IFS। क्लियर है, 3 जो आपकी कहीं ना कहीं हैं, 1, 2 और 3, ये सेवाएं हमारी कौन सी है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या बोला, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार किसके पास होता है, तो आपको पता होना चाहिए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार किसके पास होता है, राज्यसभा के पास होता है, राज्यसभा के पास होता है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। हो सकता है कि ऑप्शन में राज्यसभा हो ही ना, हो सकता है कि लैंग्वेज कुछ और हो। इसको समझते हैं। पहला ऑप्शन, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार केंद्रीय गृह मंत्री के पास, बिल्कुल नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री के पास नहीं है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार केंद्रीय गृह मंत्री के पास नहीं है। किसी व्यक्ति की फांसी की सजा को माफ थोड़ी ना करवा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री के पास भेज दिया। अगर किसी व्यक्ति की फांसी की सजा को माफ करवाया जाता है तो आवेदन जो किया जाएगा वो यहां पे आएगा, केंद्रीय गृह मंत्री पर आएगा। क्लियर है ना। तो यहां पर पहला ऑप्शन यहां पर नहीं होगा। दूसरा बोला भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भाई क्यों भारत के प्रधानमंत्री, ये भी गलत हो गया। भारत के राष्ट्रपति, भाई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार किसके पास होता है। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो 100% आप राष्ट्रपति मार देंगे, लेकिन ये भी आपका उत्तर गलत हो जाएगा। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आप इसका भी उत्तर क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। और ये आपका कहीं ना कहीं चौथा आंसर जो है आपका, चौथे नंबर का जो है आपका उत्तर बिल्कुल सही है। और यहां पर आंसर क्या होगा आपका, भारत की संसद, अर्थात भारत की संसद अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का कहीं ना कहीं क्या करती है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसके पास है, भारत की संसद के पास है। इनमें से अगर हम लोग बात करेंगे कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा करती है, और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसके पास है, संसद के पास होता है। किसके पास होता है, संसद के पास होता है। क्लियर होता है। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप इसको भी कहीं ना कहीं कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है। दूसरा, कोशिश करो आप कि हमसे पहले इसके सही उत्तर देने का प्रयास करो, तो आपको कहीं ना कहीं खुद की प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि क्वेश्चन आप पढ़िए और झट से कहीं ना कहीं उत्तर कहीं ना कहीं हमसे बताने से पहले कोशिश करो कि हम इसका उत्तर दें। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देख रहे हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारा जो UPSI परीक्षा में 16 तारीख को कहीं ना कहीं पूछा गया है, 2021 में क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्य के पद का कार्यकाल कितना होता है। अब ये तो नहीं पूछ रहा राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्य के पद का कार्यकाल पूछ रहा है आपसे। यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता कि राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्य का कार्यकाल, जब पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ तो इस समय जो वोटिंग प्रोसेस था उसको क्या कहा गया, किस वोट प्रक्रिया के माध्यम से राज्यसभा का चुनाव किया गया था। और जब पहली बार सदस्य चुने गए थे तो जो वोट प्रोसेस था, वोट प्रक्रिया जो थी, उस वोटिंग के हिसाब से कितने सदस्यों को कितने समय का कहीं ना कहीं कार्यकाल दिया गया। क्या आपको पता है? नहीं पता है तो हाँ सीखते हैं। यहां पे पूछ रहा है राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्य, राज्यसभा के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं, इसका तो आपका आंसर आपको मालूम है कि राज्यसभा का कार्यकाल कई वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो कई वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती है। ये हमारा स्थायी सदन होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल पूरा होता है। अगर बीच में कोई सदस्य छोड़कर चला जाता है, त्याग पत्र दे देता है, मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में 6 माह के भीतर उपचुनाव करवाया जाएगा। और जब चुनाव करवाया जाएगा, उपचुनाव नहीं है, लोकसभा उपचुनाव होता है, जब चुनाव करवाया जाएगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर यह होगा कि जब चुनाव करवाया जाएगा तो कोई व्यक्ति अगर 4 साल अपना कार्यकाल पूरा कर चुका तो शेष बचे हुए 2 साल के लिए ही कहीं ना कहीं राज्यसभा में सांसद बनकर के वो व्यक्ति आएगा। क्यों?
क्योंकि यहां पर 1952 में जब पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ था, तो इस राज्यसभा का कार्यकाल कै वर्ष का था? कै वर्ष का था? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था। राज्यसभा का कार्यकाल कितना था? 6 वर्ष का था। तो जब यहां पर एक प्रावधान और किया गया है, और वो प्रावधान क्या किया गया है कि प्रत्येक 2 वर्ष में सदस्य रिटायर हो जाते हैं। तो प्रत्येक 2 वर्ष में जब सदस्य रिटायर हो जाते हैं, इनकी जगह नए सदस्य आते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 1952 में जो सदस्य कहीं ना कहीं आए होंगे, तो वो कंटिन्यू 6 साल के लिए रहे होंगे नहीं, फिर ये चक्र कैसे चल पाएगा? ये चक्र चलना असंभव था। इसलिए 1952 में हम लोग एक लाए लॉटरी सिस्टम। क्या लाए? लॉटरी सिस्टम लेके आए, और इस लॉटरी के माध्यम से हमने जो प्रत्येक 2 वर्ष में सदस्य